हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का आपका यह तीसरा अध्याय का दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। और हमने पहले पार्ट में बहुत कुछ जान लिया है। अब हम इसके जो बाद की जो कहानी है उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है कि इन तीनों प्रकार की भूमि व्यवस्था को अगर अंग्रेज़ों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में प्रसार के तहत देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल कृषि योग्य भूमि में 19% अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, याद रखिएगा कि 19% किसके, तो अस्थाई कुल कृषि भूमि योग में, और 29% जो है महालवारी व्यवस्था में। कितना, तो 29%। और 52% जो है वो रैयतबाड़ी। याद रखना है, 52% रैयतबाड़ी व्यवस्था, 29% महारवाड़ी व्यवस्था, और जो है अस्थाई जो था, अस्थाई में कितना, तो 19%। 19, 29, 52 ऐसे याद रखिएगा। 19 जो है वो अस्थाई, 29 जो है वो महारवाड़ी, और जो है 52 जो है वो रैयतबाड़ी। ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में कितना प्रतिशत जो है कुल जो है कृषि योग्य भूमि का कर लिया जाता था। याद रखेंगे, मतलब इतना प्रतिशत जो है अंतर्गत इसके 19% जो है रैयतबाड़ी के अंतर्गत आता था, और 29% जो है ये महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था, और 52% जो है वो रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि जो है यह आता था। और इस भूमि की व्यवस्था थी, इसमें जो है भारतीय क्षेत्र के प्रसार अंग्रेज़ों का जो है हुआ, और इसमें जो है टोटल 19, 29 और 52 ऐसे याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन हमने 3, 4, 5 बार जो है आपको बोल दिया कि 19% जो है कुल कृषि का जो है कुल कृषि योग्य भूमि में 19% जो है अस्थाई बंदोबस्त, 29% जो है महारवाड़ी व्यवस्था, और 52% रैयतबाड़ी व्यवस्था में आता था, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, एक जो है यहाँ पे जमींदारी, महारवाड़ी और रैयतबाड़ी कहाँ कहाँ पर जो है फैला हुआ है। ये देखिए, जमींदारी मतलब जो अस्थाई बंदोबस्त था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में, इसको जमींदारी भी व्यवस्था कहते हैं। और जो उत्तर जो यहाँ पर देख रहे ये जो क्षेत्र है, ये क्या क्षेत्र था, ये था आपका, ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला महारवाड़ी का, और रैयतबाड़ी जो क्षेत्र था ये रैयतबाड़ी का क्षेत्र था, जो कि सीधा संपर्क किसान से किया गया। ये समझ गए। चलिए आगे चलते हैं कि लिखा गया है कि नई लगान व्यवस्था का जो है ग्रामीण जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे पहली बात तो यह कि अस्थाई बंदोबस्त से लगान आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथों से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया। जो समय होता था उसमें नहीं जमा होता था, और इसका जो है जमींदारी गया। और दरअसल ये भी बात था कि उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि किसान के साथ उनके काफ़ी पुराने संबंध थे, और दोनों में भावनात्मक स्तर पर एक संबंध बना होता था। बगल बगल भाई 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 करके चलता था। तो इससे फसल खराब होने या अकाल की स्थिति में लगान के लिए दबाव बनाना असंभव था, वो असंभव होता था। और आपने यह भी देखा कि देखा कि नई व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान या जमींदार को बना दिया गया, और इससे क्या हुआ, इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। कहा गया ना कि आप बंधक रख दो या बेच कर दो, हमको जो लगान तो चाहिए, हमको लगान चाहिए, बेचो या बंधक रख दो। ये बंधक जब रखना शुरू हुआ, बेचना जब शुरू हुआ, तो इससे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह सामने आ गया, और सबसे महत्वपूर्ण हो गया कौन, तो यही महाजन। याद रखिएगा। और इन लोगों के द्वारा जो है ज़मीन के एवज में धन दिया जाता था। जो महाजन होते थे, ज़मीन हमको दो, हम तुमको धन देंगे, तुम कर दो लेकर, ऐसे चलता। ज़मीन के बदले धन, और धन जो है किसको, सरकार को, अंग्रेज को, ब्रिटिश को। समझ गए। तो धीरे धीरे होता क्या है कि धीरे धीरे यह समूह गांव में सबसे महत्वपूर्ण हो गया, महाजन, क्योंकि गांव के कई किसान और जमींदार इनसे कर्ज लेते थे। लगान की दर तीनों ही व्यवस्थाओं में काफ़ी ऊंची थी।
50-50 और 40 आपको याद ही होगा कि 50-50 और 40 है। और इसी लिए किसान खेती में सुधार के लिए कोई प्रयास कर पाने में असमर्थ हो गए। रैयतबाड़ी और महालबाड़ी में तो किसान खेती में सुधार का प्रयास भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अगली बार उन्हें लगान की दर बढ़ा दी जाएगी। वो चाहते थे हम जितना कमा रहे हैं उसी में 50% लो, अगर हमारा ज़्यादा हो गया तो फिर कमाया मतलब ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा 50 मतलब आज 100 रुपया कमाए, कल 110 रुपया कमाए, अब 110 का 50% लेंगे, मतलब 55 रुपया हम लेंगे। अब 55 तुम लेगा तो मेहनत तो यहाँ पर ज़्यादा लगता है, और मेहनत ज़्यादा लग रहा है तो ये अब करना नहीं चाह रहा है कि नहीं अब यही रहने दो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो अगली बार क्या होगा, उनके लगान की दर बढ़ा दी जाएगी। अंग्रेज सरकार को तो केवल लगान से मतलब होता था, उन्हें खेती में सुधार हो ना हो कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं रहे। इस तरह तीनों ही व्यवस्था ने गांव के किसानों और जमींदारों दोनों को एक तरह से पूरा बर्बाद करके रख दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और मजबूत हुए तो महाजन या नए जमीन के मालिक जिन्होंने पुराने जमींदारों की जगह ले ली थी, ये मजबूत हो गए। अब देखेंगे 1875 का दक्कन विद्रोह। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दक्कन तो जानते हैं यहाँ पर है। चलिए, लिखा गया है कि महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। कब, कहाँ, तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में, समझ गए। और इन क्षेत्रों में रैयतबाड़ी प्रणाली लागू थी। कहाँ थी, महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर में, यहाँ पर रैयतबाड़ी था। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान था। समय पर लगान चुकाने के लिए वे महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेते थे, और इस तरह वे उनके चंगुल में जीवन भर के लिए वो फंस जाते थे। ब्याज पर पैसा, आज लिए 100, एक महीना हो जाएगा बाद 150, 100, मतलब धीरे धीरे बढ़ते चला जाता था ब्याज, 105, 10, 50 ऐसे करके। तो इस विद्रोह में किसानों ने महाजनों को अपना निशाना बनाया, महाजन को निशाना बनाता है जिससे रुपया ले रहा था, उनके खिलाफ अहिंसक तरीकों से अपना विरोध शुरू किया। महाजनों का सामाजिक बहिष्कार हुआ, उनके घरों पर हमला करके उनकी लाल बही मतलब दस्तावेज को लूटा गया और उसके सामूहिक रूप से जलाया गया। जो दस्तावेज मतलब कि आपको हम क्या कर रहे हैं, रुपया देकर आपका ज़मीन ले रहे हैं, तो ये दस्तावेज था, लाल वही उसको कहते थे। तो इसको लिया और लूटा और जलाया। आप फिल्म भी देखे होंगे, लाल बादशाह फिल्म देखें, उसमें भी कुछ ऐसा ही दृश्य है कि ज़मीन हथियाता है, रुपया देता है, और उसके बाद सनी अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के कहानी को आप देखे होंगे कि किसान का कागज़ रखता है, उसका कागज़ लेता है, जलाता है, ये सब कहानी आपने देखा होगा, वही सबसे प्रेरित था। और आगे है कि दरअसल उस बही में ही किसान को दिए गए धन और ब्याज का पूरा हिसाब किताब होता था, इसीलिए किसानों ने उसे जलाया। यह एक तरह से महाजनों के चंगुल से उनके मुक्त हो जाने को सूचित कर रहा था। धीरे धीरे महाजनों ने उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाना ही बेहतर समझा। इस तरह यह विद्रोह महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया जाने वाला अहिंसक संघर्ष के रूप में जाना जाता है। अहिंसक संघर्ष के रूप में कौन सा विद्रोह था, तो महाराष्ट्र के पूना में और अहमदनगर में हुआ विद्रोह। कब होता है, तो ये होता है 1875 में, समझ गए। चलिए आगे, अब है कि बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। लिखा गया है कि नई लगान व्यवस्था के साथ साथ अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग तरह के फसलों के उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया। ये आम खाद्य फसलों से अलग थी, जिनसे कारखानों में दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती थी। उदाहरण के लिए बंगाल में किसानों को पटसन जो कि जूट, असम में चाय, बंगाल में क्या तो जूट, पटसन, असम में चाय, बिहार में नील, सोरा और अफीम, और मध्य व पश्चिम भारत में कपास इत्यादि फसलों का उत्पादन करने को कहा गया।
समझ गए। ये जो है नई व्यवस्था में अंग्रेजी जो सरकार है यह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अब किसान को खेती करवाने की जो है प्रोत्साहित कर रहा है। अफीम, सोरा, नील बिहार में, असम में चाय, पटसन जो है बंगाल में, ये सारे जो हैं कपास कहाँ तो मध्य पश्चिम भारत में। इन फसलों का किसानों या गांव के लोगों के लिए कोई विशेष इस्तेमाल नहीं था, मगर बाजार में इनकी कीमत ज़्यादा होती थी और किसान इसे बेचकर नगद पैसे प्राप्त करते थे, इसीलिए इन्हें नगदी फसल भी कहा जाता है। कौन कौन सा नगदी फसल था? तो नील, सोरा, अफीम, चाय, जूट, ये सारे के सारे कपास नगदी फसल थी। कंपनी को इन फसलों की आवश्यकता अपने देश के कारखानों में कच्चे माल के रूप में थी। क्या था? ये कच्चे माल के रूप में यहाँ से ले जाता था और कुछ अन्य फसलों को वे दुनिया के अलग देशों में बेचकर उनका मुनाफा जो है अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। समझ गए? चलिए आगे। तब क्या होता है, सभी तरह के नकदी फसलों में अंग्रेज़ों का ज़्यादा जोर नील के उत्पादन पर था। सबसे जो है ज़्यादा किस पर? तो नील के उत्पादन। बहुत पहले से ही समूचे यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील की मांग थी यूरोप में, और इसके व्यापार में लगे अंग्रेज व्यापारियों को इससे काफ़ी मुनाफा होता था। इसीलिए वे किसानों को जो है अग्रिम धन देकर, मतलब पहले ही रुपया देकर उसको सहायता करते थे और नील जो होता था वो पहले ही ले लेते थे। आगे चलकर जब वे शासक बन गए तो उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को डराना, धमकाना या लोभ लालच भी देना शुरू कर दिया। अब जब शासक बन जाता है तो क्या करता है? तो लोभ लालच देता है, धमकाता है, डराता है, सब काम करता है। और कई अंग्रेज अधिकारी वो व्यापारी ने तो स्वयं ही जमींदारों से ज़मीन पट्टे पर लेकर उसमें मजदूरों से खेती की जो है नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। जो अधिकारी था, जो व्यापारी था, वो ज़मींदारों से पट्टे पर जो है ज़मीन लेता और उससे जो है मजदूर रखा और नील की खेती खुद करवाया। समझ गए? आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि नगदी फसल ऐसा कृषि होता है जिसे खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है। क्या होता है? सीधे खेतों से आप व्यापारी के द्वारा खरीद लीजिए। ठीक, तो जैसे कि गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम, ये सारे के सारे क्या है? नगदी फसल हैं। अब आगे है नील की खेती की समस्या। क्या है समस्या? तो नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं थी, मगर उन्हें अपनी ज़मीन के एक बेहतर हिस्से पर खेती करनी पड़ती थी। उसके लिए उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा बाध्य किया जाता था। किसानों की प्राथमिकता हमेशा से ही खाद्य फसलों का उत्पादन होता था। इसमें उन्हें न केवल उस साल के लिए अनाज मिलता था, बल्कि पूरे दिनों के लिए वे उसमें कुछ बचा भी रख लेते थे। नील की खेती धान के मौसम में की जाती थी और अंग्रेज बागान मालिकों किसानों से जबरन हल बैल लेकर अपने जो है नील की बुआई करवाते थे। जब धान की खेती हो रही है उसी वक्त जो है नील की खेती हो रही है, और जबरन जो है किसान से हल बैल लिया और नील की खेती करो। अब यहाँ पर जो है धान की खेती जो है बर्बाद हो जाती थी, देरी होती थी, तो इससे धान के फसल में देरी हो जाती थी। और इसके अलावा जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। उसका जो है सबका असर यह होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी होती जाती थी। यहाँ पर जो है बंजर हो जाता था, जहाँ पर नील का खेती होता था वो ज़मीन बंजर हो जाता था। जब भी सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। ऐसे में वे तो या तो महाजनों से कर्ज लेगा या भूखे मरेगा या भूखे रहते थे। ये समझ गए? यहाँ से अब क्वेश्चन आपसे ये जो लाइनिंग है यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से हम जो है एक दो बार आपको इसके बारे में बताएंगे भी। बार बार क्वेश्चन जो है बीपीएससी यूपीएससी हर जो है कंपटीशन में पूछता है नील विद्रोह के बारे में। और नील विद्रोह में आपका नील दर्पण है, तो नील दर्पण जो है पहला नील दर्पण जो है नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक
जो है एक बंगाली क्या है, नील दर्पण नाटक है। नाटक नील दर्पण में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया। जो भी किसानों को कठिनाई हो रही थी नील की खेती में, तो नील दर्पण नाटक जो है उसमें दिखाया गया कि कैसे कैसे जो है किसानों को कठिनाई हो रही है। और इस पुस्तक के लेखक का नाम तो आप 100% याद रखेंगे, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक का नाम, नील जो है दर्पण के लेखक का नाम हमने 3 बार बोल दिया। कौन है? दीनबंधु मित्र। याद कर लीजिए, और क्वेश्चन पूछेगा तो ये आंसर आपको बताना है। चलिए आगे। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम में छपी थी। कब छपी? तो 1860 में। कोई लेखक नहीं, कोई भी लेखक का नाम इसमें नहीं छपा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के गुस्से को उन्हें झेलना नहीं पड़े। अंग्रेज के गुस्से को जो लेखक होगा उसको झेलना नहीं पड़े 1860 में। और इसमें उसकी खराब नीति का बखान किया गया था, और नील खेती में जो थे उसकी खराब नीति का बखान किया गया था। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। आपसे पूछा जाता है कि नील दर्पण किताब का जो पुस्तक का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो माइकल मधुसूदन ने किया। और किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने लिखा। और कब जो है बिना जो है लेखक के नाम से ये किताब छपा? तो 1860 में छपा। नील दर्पण नाम था किसके कारण? तो नील खेती के कारण किसानों की जो कठिनाई हो रही थी उसका जो है यहाँ पर व्याख्यान किया गया, नाटक के रूप में दिखाया जा रहा था। नील दर्पण नाम था, ये याद रखेंगे, हमने 4-5 बार बोल दिया है। और इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप में सामने आई। और यही जो है नाटक नील किसानों की दुर्दशा को आगे आकर रखता है वास्तविक रूप से। आगे चलिएगा। यहाँ पर लिखा गया कि एक नील जो है किसान गुलुक चौधरी, क्या नाम है? गुलुक चौधरी नाटक का पात्र है। क्या है? एक नील किसान गुलुक चौधरी नाटक का पात्र है। अपने साथी किसान से कहता है, ये एक थोड़ा सा दृश्य है कि अपने साथी किसान से कहता है कि मैं अब नील की खेती नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल में ही क्यों ना जो है जाना पड़े। भीख मांग कर खा लूँगा, अगर सरकार ने ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूँगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूँगा। ये जो है नाटक के पात्र गुलुक चौधरी के द्वारा कहा गया, अपने जो है साथी को कह रहा है, किसान साथी को, कि अब मर जाऊँगा, जेल चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, लेकिन नील की खेती अब नहीं करूँगा, यह जगह छोड़ दूँगा, अब नील की खेती नहीं करूँगा। आगे है जो है नील किसानों का विद्रोह। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या है नील किसानों का विद्रोह? तो बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर करवाई जा रही थी। इससे वहाँ के किसान बहुत दुखी थे। बार बार पड़ने वाले अकाल व भूखमरी से परेशान किसानों ने विद्रोह कर दिया। वे नील की खेती करने से मना करने लगे। साथ ही उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाना भी बंद कर दिया। औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियां पर जहां नील बनाया जाता था वहां पर हमला बोल दिया। और इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। और यहाँ पर जो भारतीय जमींदार था वो किसान का साथ देता है। वे अपने क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अखबारों और अन्य पत्रिकाओं में लेख लिखकर इसका भरपूर समर्थन किया गया। और इन लेखों ने अंग्रेजी सरकार को नील की खेती की समस्या से परिचित कराया। और नील दर्पण का उदाहरण जो है आकर आपके सामने है। नील दर्पण का उदाहरण आपने देख लिया कि ये नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया किताब? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। और इंग्लिश में जो है इसके अनुवाद करवाते हैं तो मधुसूदन जी करवाते हैं, मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए। यहाँ पर उदाहरण आता है सामने,
और अखबारों में अंग्रेजी बगान मालिकों के जोर जबरदस्ती एवं किसानों पर किए गए अत्याचार के विषय में खूब लिखा गया। और इस विद्रोह की एक खास बात यह रही कि सरकार ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया, और यहाँ पर दबाने का सरकार प्रयास नहीं करता है। धीरे धीरे बंगाल के कुछ इलाकों से इसकी खेती पूर्णतः समाप्त हो गई। सरकार नहीं दबाना चाहा और धीरे धीरे जो है ये खेती समाप्त हो जाती है। आगे यहाँ पर चलेंगे बिहार में। चलिए, बिहार और नील की खेती। तो बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से कहाँ हो रहा था? तो उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में। यहाँ अंग्रेज बगान मालिकों ने कुछ बड़े जमींदारों से जमीन पट्टे पर प्राप्त किए और नील की खेती शुरू करवाई। जमींदारों ने भी अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए खुशी से अपने जमीन अंग्रेज को दे दी। और इन दो क्षेत्रों के अलावा भागलपुर, शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। शाहाबाद का भी नाम पूछ लेता है और भागलपुर का भी, दोनों क्षेत्र चारों का नाम याद रखिएगा। और यहाँ पर शुरू होता है। नील के अलावा अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम, पटसन, सोरा नामक नगदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू करवाया। वर्तमान जो है गया जिला है, वर्तमान में जिला अफीम उत्पादन में तात्कालिक बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। गया जो था बंगाल प्रांत में अफीम जो है उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए था। यहाँ पर देखिए नील उत्पादन का कैसे होता था, तो ये दृश्य देख सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी में इसका जो बहुत अच्छा से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो है मोटी लाया जा रहा है। नील के पौधे को हौद तक औरत ढोकर लाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो हौद में घोल हिलाने का जो है काम इनका होता है। वहाँ पर खड़े जो है नील मजदूर हौद में जो है परे घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों के 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के जो है घोल में खड़े होकर रहना पड़ता था। और बाट एवं किण्वन अथवा संघन पात्र यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे है सारे काम होते थे। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र है कि चित्र में नील के खेतों के पास जो है स्थित नील का एक कारखाना विलियम जो है सिम्पर्स का चित्र 1863 में है। ये चित्र किण्वन का जो है ये किण्वन का काम हो रहा है। और ये जो है वीटर वाट का काम हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे और कुछ नहीं, तो ये हो गया। यहाँ पर कुछ और है, इसको पढ़ेंगे। थोड़ा जूम करते हैं, जूम से आपको भी दिखाई दे सकता है। हमको तो दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा कटा-पटा है, ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है कि नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। और कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित बेटस मतलब हौद में पहुंचा दिया जाता था। और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। आपने देखा कि हौद में जो तोड़कर कप जो है पत्ता रखा जाता था, उसको किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तब द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब जब जो है फूल जाता है तो जानते हैं ना कि वो भाप निकलने लगता है, तो वो बुलबुले निकलने लगे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान लिया जाता था। और दूसरे जो है हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। एक हौद यहाँ है तो एक हौद जो है यहाँ पर होता था, ऐसे करके। तो ये उसके नीचे होता था। दूसरे हौद जो बीटर वाट होते थे, इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो चूने का पानी डाला जाता था। क्या करते थे, जब नीला से हरा हुआ तो चूने का पानी इसमें हौद में डाला जाता था। धीरे धीरे नील की जो पपड़ियाँ होती थी वो नीचे जम जाती थी और जो ऊपर साफ द्रव होता था वो निकल आता था। और द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद जो होती थी उसको नील की लोदी कहते हैं, कि उसको नील की लोदी को दूसरे कुंड जो को निराथन कुंड होता था उसमें डाल दिया जाता था। और इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए
सुखा लिया जाता था। ये काम देख रहे हैं हो रहा है। आगे है कि बिक्री के लिए तैयार किए गए यहाँ पर नील तैयार हो रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं कि दबाकर सांचों में डाल दी जाती थी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए जा रहे हैं। ये पीछे वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये ठप्पा लगा रहा है और ये सुखाने के लिए जा रहा है, तैयार माल हो गया है। चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आगे है कि बिहार में नील की खेती 2 तरीके से की जाती थी, एक जिरात था और एक असीमावार। कितने प्रकार की खेती? 2 तरीके से खेती, एक जिरात और एक असामीवार। क्या नाम है? असामीवार। एक जिरात और एक असामी वार। तो जिरात में सीधी अपनी देख रेख में अंग्रेज बगान मालिक मजदूरों से खेती करवाता था। किसमें? जिरात में। और असामी वार में जो होता था, बगान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। जो रैयत होते थे उसको असामी वार में 2 प्रकार की खेती हो रही है, एक जिरात जो अंग्रेज खुद कर रहा है, जो है अंग्रेज बगान मालिक मजदूरों से खेती करवा रहा है, और दूसरा जो है असामीवाद जो होता था, असामीवाद, उसमें बगान मालिक जो होते थे रैयतों को उनके स्वयं की ज़मीन पर खेती करने के लिए बाध्य करते थे। कुछ रैयतों को तो अंग्रेज़ों ने नील खेती के लिए आरक्षित कर लिया था। अंग्रेज उन्हें बस खेती का खर्च देते थे। अंग्रेज क्या करते थे? तो उन्हें बस खेती का खर्च देते थे। कृषि कार्य में लगने वाले श्रम के बदले उन्हें काफ़ी कम मजदूरी दी जाती थी। देखेंगे 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली इसके अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये समझ गए? इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ज़मीन में 3 कट्ठे प्रति बीघा की जो है दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। ये आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण कहाँ किया? सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? चंपारण में। और क्यों किया? तो 3 कठिया पद्धति के कारण, प्रणाली के कारण। ये 3 कठिया मतलब क्या होता है? 3 कट्ठा नील की खेती, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। और कितने प्रकार की बिहार में खेती नील की होती थी? तो जिरात और असीमावार 2 प्रकार की। जिरात क्या होता था? तो सीधी जो है जिरात में सीधी अपनी देख रेख में अंग्रेज बगान मालिक बगान मालिक अंग्रेज बगान मालिक होता था, मजदूरों से खेती करवाता था। और असामीवार में क्या होता था? तो बगान मालिक रैयतों को उनके स्वयं, बगान मालिक कौन होता था? तो अंग्रेज होता था। तो रैयत जो होता था, किसान जो होता था, उसको स्वयं जो है अपनी ज़मीन पर खेती करने के लिए बाध्य करता था। और इसी में आया कौन? आरक्षित कर दिया कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको खेती करना है। तो इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। और इसी के जो है कारण विरोध में महात्मा गांधी आते हैं। चंपारण सत्याग्रह होता है, शुरुआत होता है और ये समाप्त होता है। ये आपको याद रखना है। 1917 में। कब? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? तो 1917 में। और हम एक नाम और याद रखना है यहाँ पर कि किनके कहने पर ये यहाँ पर आए थे। तो ये बात जो है हम बताएंगे। ऐसे आपको याद रखना है कि जो है कब आए और किनके कहने पर आए, ये भी पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है। राजकुमार शुक्ल किसके कहने पर ये आए थे यहाँ पर? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। कब आए थे? 1717 में। और डेट अगर पूछ देगा तो 9 अप्रैल को जो है गांधी जी पटना के लिए जो है प्रस्थान करते हैं। और 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी मुजफ्फरपुर में बिहार जो है प्लेट्स एसोसिएशन के मंत्री से मिलते हैं, उनसे जो है बर्ताव करते हैं, किसानों से सहायता के संदर्भ में मिलते हैं। और उसके बाद जो है वो 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं। कब पहुंच जाते हैं? 15 अप्रैल 1917 को। ये बार बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और आपको सही करना है। यहाँ पर तो आप सही कर ही देते हैं, बिहार के आदमी हैं, 1917 याद ही होगा, राजकुमार शुक्ल याद ही रहता है सबको।
और आपसे जो है ये क्वेश्चन गलत नहीं होता है। चलिए आगे है कि नई भू राजस्व व्यवस्थाएं जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। इसमें भारत में अंग्रेजी शासन को जो है स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन व्यवस्थाओं ने भारत के परंपरागत भूमिपतियों तथा आम किसानों दोनों में कई तरह के असंतोष को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति उन लोगों द्वारा समय समय पर किए गए विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। तो आपका चैप्टर होता है समाप्त। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन है उसको हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेज़ों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई बिहार में। तो अस्थाई बंदोबस्त था। कैसा अस्थाई बंदोबस्त, 40% इसको देना पड़ता था। और इसमें जो है इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि जमींदार यहाँ पर प्रमुख था। जमींदार ही जो है यहाँ से 10 साल के लिए हुआ था। 1789 में हुआ था। 1793 में इसको अस्थायी कर दिया गया। ये सारी बातें हमने पढ़े थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो राजा होता था। कौन था। तो राजा जो है जमींदार को देता था। जमींदार जो है कर असूल कर राजा को देता था। यहाँ पर जो है होता था अगर कुछ देरी हुआ तो इसका कर जो है इसका जमींदारी गया, अब जो है राजा किसी और को देता था। ये भी चलता था। आगे है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन। तो रैयत मतलब किसान। अभी भी आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती है, अभी भी किसान मालिक है। यहाँ पर है चौथा कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रमुख उद्देश्य था अपनी आय बढ़ाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित जोड़े यहाँ पर बनाना है। महलवाड़ी कहाँ। तो पंजाब में। नील दर्पण तो दीनबंधु मित्र। नगदी फसल बिहार में क्या क्या। तो गन्ना जो है, नील, सोरा, अफीम का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता था। भारत जो है जब बंगाल था तो बंगाल में सबसे ज़्यादा, बिहार गया में, याद रखना है। और अस्थाई भूमि व्यवस्था जो कब लागू कर दी गई। 1793। अभी तो हमने आप लोगों को बताया। सबसे जो है 1789 में शुरू होता है और 1793 में ये अस्थाई हो जाता है 10 साल के लिए। समझ गए। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। अब क्या करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलिए अगले वीडियो में। जल्द ही हम इसका जो है MCQ तुरंत देंगे लेकर, टेंशन नहीं लीजिएगा। तुरंत हम MCQ इसका देंगे, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।